हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी एजुकेशन ट्रिक पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास जिसका चौथा पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले आप पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख लीजिए। आज की क्लास में 20 ऐसे एमसीक्यू हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड बोलना चाहती हूँ। मोटिवेशनल कोड इस प्रकार है। जिंदगी में कभी निराश मत होना। जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। सही बात है दोस्तों, जिंदगी में कभी भी निराश मत होइएगा। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए मोगा, बी रुद्रदामन, सी अजेस, डी घटोत्कच। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मोगा होगा। मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? ऑप्शन नंबर ए यवन, बी शक, सी कुषाण, डी हुड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यवन होगा। स्ट्रेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 190 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस, बी अलेक्जेंडर, सी सेल्यूकस निकेटर, डी मिनांडर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस होगा। 190 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, बी मथुरा, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला होगा। मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था। उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, बी हेलियोडोरस, सी हीरोडोट्स, डी फायान। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हेलियोडोरस होगा। ग्रीक राजदूत हेरियोडोरस ने विदिशा में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? ऑप्शन नंबर ए शक, बी यवन, सी गुप्त, डी मौर्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यवन होगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को जारी करने का श्रेय यवन राजाओं को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहद कथा की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए गुणाढ्य, बी सर्ववर्मन, डी पाणिनि, डी राधा गुप्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुणाढ्य होगा। बृहद कथा की रचना गुणाढ्य ने की, जो राजा हाल के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता? ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी सातकर्णी प्रथम, सी हाल, डी सिमुख। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सातकर्णी होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने मालवा को शक राजाओं से वापस जीत लिया, जिसे पूर्व के सातवाहन राजा हार चुके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नासिक, बी जूनागढ़, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नासिक होगा।
नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्यादा करने वाला बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? ऑप्शन में राजा हाल, बी सीमुख, सी यज्ञश्री सातकर्णी, डी गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा हाल होगा। राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृतिक भाषा में प्रेम कवियों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? ऑप्शन नंबर ए कण्व, बी शुंग, सी सातवाहन, डी मौर्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सातवाहन होगा। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी जूनागढ़, डी भाब्रू। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी होगा। अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8वीं हिस्सा कर योग के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन लिलिग्लिवा और रुम्बदेही के शिलालेखों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ में है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। ऑप्शन नंबर सी इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसके शहरों को भागों में विभाजित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा शहर आज के गुजरात में स्थित था। इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कोसल, चौथा मगध। सही विकल्प चुनना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर 1 1, 2 और 3 तीनों। ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 तीनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 होगा। अवंती और गांधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष एवं से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, बी कई अनाज की खेती, सी कृषि आधारित समाज, डी वेतन की अधिकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वेतन की अधिकता होगा। ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने के कोई साक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए शाखा, बी चरण, सी रथ, डी यज्ञ। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चरण होगा।
चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक भाषाओं की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए पिंगल, बी यास्क, सी वररुचि, डी सौनक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वररुचि होगा। प्राकृतिक भाषा की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना वररुचि ने की। इसकी तिथि अभी तक अज्ञात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। ऑप्शन नंबर बी भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। सी भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। डी डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। यह सत्य नहीं है। इसमें तीसरा कथन गलत है। भारत के प्राचीन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हीरोडोटस, बी स्टेसियस, सी सायलैक्स, डी हिप्पलस। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सायलैक्स होगा। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले सायलैक्स भारत आया और उसे दौरियस नामक राजा ने भेजा। उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।